जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगी उसके लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे और आपको बहुत ही ध्यान से इसको सिर्फ सुन लेना है, सिर्फ सुन लेना है। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन समझाए गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, वह आज के बाद से आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फिट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जीके जीएस के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है, जिसका कि वीडियो लेक्चर आप ज्ञानतु.com पे या ज्ञानतु के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के बिल्कुल ही देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं जीके और जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट, और आशा करते हैं कि आप अपना पूरा प्रयास इसमें लगाएंगे, पूरा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आज के बाद ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का जो गठन होता है, वह जो गठन किया जा रहा है वह किसके अंतर्गत किया जा रहा है, यानी किसके अंतर्गत किया जा रहा है, यानी कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर हम लोग अगर बात करें तो अनुच्छेद 280 के अनुसार होगा। अनुच्छेद कौन सा होगा? 280। आर्टिकल 280 की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल कौन सी बात हो रही है? 280 की बात हो रही है। 280 आर्टिकल नंबर 280 की बात हो रही है। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य काम क्या है कि राजकोषीय संघवाद की धुरी है, यानी राजकोष को संभालता है। यह वित्तीय आयोग क्या करता है? राजकोष को संभालता है, और यह केंद्र तथा राज्यों में जो वित्तीय मूल्यांकन होता है, वित्तीय स्थिति का जो मूल्यांकन होता है, तथा राज्य और संघ के बीच जो करों का निर्धारण होता है, उसका जो सिद्धांत बनता है, उसके नियम जो बनते हैं, या उसके बीच में जो आदान प्रदान का जो समीक्षा होता है, उसके लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना, राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाना, यह सारा कार्य किसका है? वित्त आयोग का है। यह सारा कार्य किसका है? वित्त आयोग का है। केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसों का लेन देन होता है, या वित्तीय जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, या जो भी नियम कानून बनते हैं, वह किसका काम है? वित्त आयोग का काम है। और प्रथम वित्त आयोग जो बना था वह 1951 में गठित हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि 1951 में प्रथम वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग कब बना था? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग की जब बात करेंगे तो वह बनके तैयार हुआ था कब? 1951 में। अनुच्छेद 280, इसमें क्या बात हो रहा है? अनुच्छेद 280 के संविधान का जो आर्टिकल 280 है, उसके बिना पर या उसके अंतर्गत इसका वित्त आयोग का गठन किया गया है। और अब तक टोटल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो टोटल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। टोटल कितने? टोटल 15 वित्त आयोग अभी तक में गठित किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल कितना? 15 वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। और जब योजना आयोग, या योजना आयोग बदल करके क्या हो गया? नीति आयोग। जब योजना आयोग का समाप्ति हुआ था, तो योजना आयोग की जैसे ही समाप्ति हुई, तो जितने भी परंपरागत या योजनागत या गैर योजनागत व्यय में जो भेदभाव था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि संघीय जो राजकोष संबंधों के रूप में मौलिक रूप से इसको फिर से डिफाइन किया गया, पुनः डिफाइन कर करके जो हमारा 15वां वित्त आयोग है वह 27 नवंबर, कब? 27 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 को क्या हुआ? 15वां वित्त आयोग लागू किया गया। यानी क्या चीज खत्म हो गया? योजना आयोग खत्म हो गया। तो योजना आयोग के नियम के अनुसार जो भी रूल और रेगुलेशन थे वित्तीय आयोग से संबंधित, उसको चेंज किया गया और उसको फिर से परिभाषित किया गया, और परिभाषित कर करके जो 15वां वित्त आयोग गठित हुआ
वह 27 नवंबर कब 2017 से लागू किया गया, 27 नवंबर 2017 से। तो यह दोस्तों वित्त आयोग के बारे में एक जानकारी थी। तो जी हां दोस्तों, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। 1951 में वित्त आयोग की गठन हुआ, प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ और अब तक टोटल 15 वित्त आयोग की निर्धारित हो चुका है, गठित हो चुका है और 27 नवंबर 2017 को 15वां वित्त आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया और यह योजना आयोग के बाद, समाप्ति के बाद का जो है पहला वित्त आयोग का गठन है, जो 15वां वित्त आयोग का गठन है। चलिए, यह एक डिटेल में डिस्कशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? समझिएगा, यहां कौन सी धारा की बात हो रही है? यहां धारा 375, कौन सी धारा की बात हो रही है? धारा 375 कब लगेगा? भारतीय दंड संहिता में धारा 375 का प्रावधान जो है वह किस लिए है? हत्या के लिए है, गैर इरादतन हत्या के लिए है, लापरवाही के तहत मौत या बलात्कार के लिए है। तो भारतीय संविधान में जो अलग अलग तरह की धाराएं जो लगती है या धाराओं का जो क्या किया गया, विवेचना किया गया है, वह किस कारण से है? तो समझिएगा कि अगर आप किसी का मर्डर कर दिए तो क्या लगेगा, समझिएगा। तो जैसे थाना पुलिस में केस होता है तो एक केस तो कॉमन है। सबसे पहला क्या है कॉमन, कि सबसे जो है 307 एक गंभीर अपराध है। धारा 307 जो लगता है एक गंभीर अपराध, इसमें हत्या का कोशिश या इरादतन हत्या का जो कोशिश रहता है उसमें धारा 307 एक गंभीर धारा है। धारा 307 जो है, धारा 307 किस लिए लगता है? गैर इरादतन हत्या या हत्या से संबंधित जो आपका अटेम्प्ट लेने का कोशिश होता है, यह गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 307 लग गया, ठीक है। और इसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो विचाराधीन जो न्यायाधीश है वो आपका उसके इंटेंसिटी के हिसाब से, मतलब कि जो अपराध किया गया है वो कैसा अपराध है और कितने इंटेंसिटी के साथ किया गया है, क्या मोटिव है, उसके हिसाब से ये लगता है धारा 307। और धारा 302 जो है भारतीय दंड संहिता के हिसाब से हत्या का प्रावधान है। धारा 302 हत्या का जो प्रावधान है वो धारा 302 बताता है। तो बच गया क्या हमारा? बच गया हमारा धारा 375। तो वह बलात्कार के केस में धारा 375 का प्रावधान किया गया है भारतीय दंड संहिता में। जब धारा 376 में क्या चीज का किया गया? बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किया गया धारा 375 में। तो यह तीन धारा हम लोग समझे, धारा 302 और क्या धारा 307 और धारा कितना 375। तो कौन कौन सा धारा समझे? 302, 307 और कितना 375। तो तीन धारा हम लोग समझे और तीनों धारा कब लगता है? 302 हत्या के लिए, 302 हत्या के लिए, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 क्या चीज के लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या के लिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को का क्या बात हो रहा है? किसी राज्य का क्या है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल की क्या शक्तियां हो सकती है? आप विजुअलाइज करिए, आप मन में सोचिए कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हो सकती है। को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारित के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। तो चलिए समझते हैं बात को। यहां बात 3 पॉइंट, क्वेश्चन में 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 3 पॉइंट निकल करके आ रहा है। पहला है कि कौन राज्य का राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल है। उसके बाद पंचायत की बात हो रही है, राज्य के पंचायत की बात हो रही है और कर और शुल्क के निर्धारण की बात हो रही है। कर और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। 3 पॉइंट निकल करके आ गया कि राज्य का राज्यपाल और क्या बात हो रहा है? क्या बात हो रहा है? राज्य की पंचायतों में लगने वाले हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत। कौन सा क्या होगा आंसर? जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग या उस राज्य का वित्त मंत्रालय या उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। कौन सी कमेटी या कौन सा मंत्रालय या कौन सा आयोग जो है यहां पे करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? जिला जो होता है, जिला का जो होता है योजना समिति होता है, वह किससे मिलकर के होता है? पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार होता है। पंचायत
और नगर पालिका जब मिलेंगे और योजना बनाएंगे तो यह क्या होगा कि संपूर्ण जिला के विकास के योजना को तैयार किया जाता है और उसके लिए एक जिला योजना समिति का गठन होता है। क्या चीज का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन करते हैं, जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। समझिएगा, क्या किया जाता है? जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। जिला योजना समिति का गठन होता है। कब होता है? जिला योजना समिति का गठन तब होता है प्रत्येक जिला में क्या करते हैं, पंचायत और नगरपालिका मिलकर के योजना का प्रारूप तैयार करते हैं और यही जिला योजना समिति बनते हैं। जिला योजना समिति का निर्माण होता है और इसका निर्धारण जो है राज्य वित्त आयोग करता है। यानी प्राधिकरण, कौन सा प्राधिकरण? राज्य वित्त आयोग जो है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति प्रदान करता है। कौन? राज्य वित्त आयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 साल होगा, 2 साल होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा या 5 साल होगा? तो मेयर कब बनता है? मेयर किसी भी शहर या नगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रथम नागरिक होगा। किसी भी नगर का प्रथम नागरिक की अगर बात करें तो कौन होगा? मेयर किसी भी टाउन का या महानगर पालिका का जो प्रथम व्यक्ति होगा वह क्या होगा? वह कौन होगा? मेयर होगा। तो बड़े बड़े जो महानगर होते हैं उसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। कॉमन क्वेश्चन है। नगर निगम क्या करता है? अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करता है। साफ सफाई से संबंधित जितनी भी काम क्रियाकलाप होते हैं जो शहर से रिलेटेड है उसमें होता है और प्रत्येक नगर पालिका का क्या होता है? एक मेयर होता है जो उसका हेड होता है। और नगर निगम में जितने भी एक्टिविटी होंगे, जितने भी विकास के कार्य होंगे उसको कौन स्वीकृति करेगा? उसका स्वीकृति मेयर ही सदन में प्रस्तुत करता है। जी हां दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल। मेयर का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का। और मेयर क्या हो गया? प्रथम नागरिक हो गया किसी भी शहर का या शहर या का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया। और बड़े महानगरों में क्या होती है? बड़े महानगरों में क्या होती है? नगर निगम की स्थापना होती है जिसका मुख्य काम होता है अपने दायित्वों का निर्वहन करना और प्रत्येक नगरपालिका में मेयर का एक पद होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। समझिएगा कि यहां पे क्या कह रहा है कि लोकल बॉडीज पे नियंत्रण नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में राज्य सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है लोकल बॉडीज पे। कौन से ऐसे बॉडीज हैं, कौन से ऐसे स्थानीय इकाइयां हैं, कौन सी ऐसी स्थानीय इकाइयां हैं, लोकल बॉडीज है जिस पे राज्य सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय इकाइयों की बात जो हो रही है, पहले समझेंगे कि स्थानीय इकाइयां हैं क्या। तो स्थानीय इकाइयां हैं जो लोकल बॉडीज है, यानी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जो बात हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसको क्या है कि 1882 सबसे पहले एक ईस्वी जाते हैं 1882 में क्या है कि जो लॉर्ड रिपन थे उनको इनका जनक बोला जाता है। भारत में ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कौन हो जाएंगे? रिपन। लॉर्ड रिपन को 1882 में भारतीय राष्ट्रीय स्वशासन का जनक की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय स्वशासन की जनक की बात करेंगे तो किनका नाम आएगा? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का जब बात आएगा तो कब? 1882 में। इसी में भारत में ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और उसके बाद फिर जब 1919 का अधिनियम आया, 1990 का जो अधिनियम आया, 90s का
अधिनियम जो आया उसमें क्या किया गया, उसमें इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, स्थानीय इकाइयों से रिलेटेड शासन में दोहरे शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया और स्थानीय स्वशासन का हस्तांतरण के से संबंधित जो भी विषय थे उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो 2 पॉइंट आ गए। जो 1919 का अधिनियम आया, स्वतंत्र अधिनियम आया 1919 का, जो अधिनियम आया उसमें भी क्या किया गया, स्थानीय इकाइयों की व्यवस्था की गई। अगर भारत में ब्रिटिश काल में अगर जनक माना जाएगा तो किसको माना जाएगा, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें हैं, आर्थिक मामले हैं, विधि निर्माण है, कार्मिकों के मामले हैं। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि नागरिकों की जो शिकायतें होती है, जो क्या है यहां पे शिकायतें होगी, शिकायतें हैं, जो नागरिकों की शिकायतें हैं, जो शिकायतें हैं उसमें राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर कंट्रोल नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय योजना, ग्रामीण में क्षेत्रों में जो स्थानीय योजना होती है, विकास होता है या प्रशासन के लिए जो गठित निकाय होती है उसको ग्रामीण स्थानीय या पंचायत कहते हैं। इसी तरह से शहरों में जो स्थानीय निकाय होते हैं उसको नगर पालिका बोलते हैं। तो 2 चीज निकल करके आती है स्थानीय इकाइयों में। क्या आ गया, एक तो ग्राम पंचायत आ गया, कौन आ गया, एक पंचायत आ गया, एक तो पंचायत आ गया, और एक क्या हो गया, नगर पालिका। जो शहर की बात अगर करेंगे तो नगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया। कहां की बात होगी, स्थानीय इकाइयों में शहर, ग्रामीण लेवल पे क्या हो गया, पंचायत हो गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका हो गया। अगर स्थानीय स्वायत्तता की बात करते हैं तो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करते हैं, लोकल इकाई की बात करते हैं, तो ये 2 चीजें बाहर निकल करके आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय योजना, विकास और प्रशासन के लिए जो गठित निकाय होता है उसको पंचायत बोलते हैं, और जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय योजना, विकास या फिर प्रशासन के लिए गठित जो व्यवस्था की गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। 2 ईयर याद रखने वाला है, 1882 और 1919। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किसी अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। अगर पंचायत भंग हो जाता है, समझिएगा कि पंचायत क्या हो गया, भंग हो गया, किसी कारण से क्या हो गया, पंचायत क्या हो गया, भंग हो गया, पंचायत क्या हो गया, भंग हो गया, पूरा का पूरा पंचायत भंग हो गया, तो किस अवधि के अंतर्गत अंदर निर्वाचन होना होगा, किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। तो सबसे पहले बात समझिए कि क्या बात हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायत किसी कारण से भंग हो गया तो कितने दिनों के अंदर या कितने महीनों के अंदर या कितने साल के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। तो समझिएगा सबसे पहले कि अगर इलेक्शन होने में 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 2 चीज उठ करके आ रहा है यहां पे, 2 बात उठ करके आएगा कि सबसे पहला बात होगा चुनाव तभी होगा जब कार्यकाल 6 महीने से आगे बचा हुआ रहेगा। 6 महीना या 6 महीना से ज्यादा बचा हुआ रहेगा तभी चुनाव होगा। 6 मंथ से ज्यादा यानी 6 मंथ्स प्लस, 6 मंथ्स प्लस अगर टाइम ड्यूरेशन है चुनाव होने में, तब जाकर के एक नया चुनाव होगा और एक नया पंचायत बनेगा। लेकिन यहां पे बात यह उठ करके आ रही है कि अगर समय, अगर कार्यकाल जो है पंचायत जो भंग होने वाला है या भंग हो गया है उसका कार्यकाल 6 महीना से कम है तो चुनाव नहीं होगा, यानी नया चुनाव नहीं होगा। अगर 6 महीना से कम है, 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम है, लेस देन 6 मंथ्स है, लेस देन 6 मंथ्स है, 6 मंथ से कम है तो चुनाव नहीं होगा, 6 मंथ से ज्यादा होगा तो चुनाव होंगे। ठीक है, अब समझिए कि 73वां संशोधन, संविधान का 73वां संशोधन यह कहता है कि अगर पंचायतें भंग हो जाती है तो चुनाव कितने दिन के अंदर कराना होगा, 6 महीने के अंदर वापिस से चुनाव करना होगा। क्या होगा, 73वां संशोधन, संविधान का 73वां संशोधन, संविधान का जो 73वां संशोधन है वह क्या बोल रहा है कि संविधान का 73वां संशोधन यह बोल रहा है कि किसी कारण से अगर पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा।
साथ ही साथ इसमें यह भी बात हो रही है कि जितने भी जातिगत आरक्षण होंगे, जातिगत या जनजातियों के लिए जो भी आरक्षण होंगे, यह सुनिश्चित करना होगा कि विकेंद्रीकरण शासन में और नियोजन के कार्यों में उनकी सम्मिलित भागीदारी होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी उनको इंक्लूड करना होगा, उनसे रिलेटेड जो भी आरक्षण से संबंधित जो भी रूल एंड रेगुलेशन या जो भी सीट जो रिजर्व होगा उसको इसमें इंप्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? मतलब समझिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायती राज संस्थानें नहीं है। कौन सी ऐसा व्यवस्था है जहां कौन से राज्य में पंचायती राज संस्थान काम नहीं कर रही है? असम में, केरल में, नागालैंड में और त्रिपुरा में। तो क्या है कि छठी अनुसूची जो राज्यों की जारी की गई उसमें पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं की गई। तो समझिएगा कि बलवंत राय कमेटी, सबसे पहला नाम आता है बलवंत राय कमेटी का, जिनका नाम जो लिया जाता है वह पंचायती राज के जनक की बात करेंगे। पंचायती राज के जनक तो किनका नाम आ जाएगा? बलवंत राय का। किनका नाम आ जाएगा? बलवंत राय का। पंचायती राज के जनक की जब बात करेंगे तो बलवंत राय का बात हो जाएगा। लेकिन जो सर्वप्रथम पंचायती राज जो है आधुनिक भारत में जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? राजस्थान के नगौरी जिले में 2 अक्टूबर 1949 में नगौरी गांव में क्या किए थे? पंचायती राज का शुभारंभ किया था। कहां? राजस्थान के नगौरी जिले के बगधरी गांव में। कौन सा गांव था? बगधरी गांव में सबसे पहले कौन सा राज्य था? राजस्थान के बगधरी गांव में, नगौरी जिले का बगधरी गांव 2 अक्टूबर 1959 में क्या किए थे? पंचायती राज का शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। बलवंत राय मेहता को क्या बोला जाता है? पंचायती राज का जनक बोला जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार अब नई बात जो आएगी, अब जो अनुच्छेद 243 एम का बात होगा, इसी के अंतर्गत यह जो क्वेश्चन होगा वह सॉल्व होगा। कौन से अनुच्छेद में? 243 एम के अनुसार नागालैंड, कौन? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। देखिएगा ऑप्शन में आएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके सभी केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छोड़ करके कौन सा स्टेट हो गया? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, कौन? नागालैंड, जल्दी लिख देते हैं, मेघालय और मिजोरम। कौन सा हो गया? और केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे क्या होगा? जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी। और बाकी सारे जगह, बाकी सभी राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था मौजूद होगी। समझिएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ करके सारे जगहों में क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7वां का सी, नागालैंड हो जाएगा। 7वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा, नागालैंड करेक्ट आंसर निकल करके यहां पे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो हमारा देखिए जो ऑप्शन है यहां पे वह पूछ रहा है पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति होता क्या है? पंचायत समिति एक तहसीलदार स्तर का ग्रामीण स्थानीय सरकारी इकाई है। यह कैसा है? ग्रामीण स्थानीय
सरकारी इकाई है और क्या है कि इसके जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। और साथ ही साथ यह एक आंकड़ा भी यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे कि जनवरी 2019 कब की बात हो रही है? जनवरी 2019 की बात हो रही है, 2090s की बात हो रही है, जनवरी 2019 की बात हो रही है। और इसमें जो बात हो रही है, यह बात क्या कर रहे हैं हम लोग कि भारत में 630 जिला पंचायत, कितना जिला पंचायत? 630 जिला पंचायत थे और 6614 ब्लॉक, 6614 ब्लॉक और साथ ही साथ 2,53,163 ग्राम पंचायत है। 2,53,000 ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत कितना हो गया? ग्राम पंचायत इतना है। 6,616 ब्लॉक है और 630 जिला पंचायत है। जिला पंचायत कितना है? 630 जिला पंचायत है। जिला पंचायत और इतना, ये क्या है? 6,000 ब्लॉक है। भारत में जनवरी 2019 की जनगणना के हिसाब से 630 जिला पंचायत और 6,614 ब्लॉक है। और ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 2,53,163 2,53,163 ग्राम पंचायत है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? चलिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? परामर्शदात्री संस्थान है, प्रशासनिक संस्थान है या परामर्शीय समिति है या पर्यवेक्षक प्राधिकरण है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या हो सकता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रशासनिक प्राधिकरण है। कैसा इकाई है? प्रशासनिक प्राधिकरण है जो कानून को लागू करने तथा इसको प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जो क्या करता है? ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। और क्या काम है इसका? जो कानून को लागू करने और इसको प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है ब्लॉक लेवल पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना होगा? डिटेल में डिस्कस करना होगा। क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना जो था उसको संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इतना बड़ा योजना का नाम है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी में क्या होगा? संपादन कौन करेगा? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए, सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि समझते हैं कि आखिर यह क्या बोलना चाह रहा है। इसका फुल फॉर्म जो था, इसका क्या होगा? एक स्मॉल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए तो पढ़ के सुनाइए, क्या होगा ये मनरेगा की बात हो रही है। जी हां दोस्तों, ये मनरेगा की बात हो रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? मनरेगा। मनरेगा की बात हो रही है, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। और क्या है कि यह जो आधिकारिक तौर पर सितंबर 2005 में शुरू हुआ था, सितंबर 2005 से शुरू किया गया और साथ ही साथ इसको 2 फरवरी 2006 में निष्पादित कर दिया गया। ठीक है, 2 फरवरी 2006 में क्या कर दिया गया? निष्पादित कर दिया गया। 2005 में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था और इसमें क्या किया गया कि इसका पहले क्या नाम था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी के नाम से जाना जाता था, यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इसका नाम क्या कर दिए बदल करके? नरेगा से क्या कर दिए? मनरेगा कर दिए। नरेगा से क्या नाम बदल दिए? मनरेगा। और ये कौन किए थे? कौन से प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। तो राज्य सरकार क्या करता है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के धारा 13
के तहत इस परिषद की स्थापना की गई और राज्य परिषद इस कार्यक्रम के तहत किसी भी परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकता है या उसको सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो यह किसका काम हो गया? ग्राम पंचायत का। किसका काम हो जाएगा? ग्राम पंचायत का। मनरेगा को क्रियान्वयन कराने का, उसको संपादित कराने का काम किसका हो जाएगा? ग्राम पंचायत का हो जाएगा। और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि यह योजना कैसे लागू की जाती है, इसका एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करने का प्रावधान होता है और राज्य विधायिका को बाद में इसके रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधायिका को क्या करना है? रिपोर्ट बना करके देना होता है। दो चीज हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि एक ऐसा अपराध, सोचिएगा कि क्वेश्चन कितना मजेदार है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अपराध क्या है कि अपराध अगर कर लिए, अपराध आप कर लिए तो आपको सजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आप गुनाह कर रहे हैं, उसके लिए क्या है? अपराध का प्रावधान है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो यहां पे आर्टिकल 21 की बात हो रही है। कौन सी आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं? यहां पे आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 की बात हो रही है और आर्टिकल 21 के आधार पर क्या बोला जाता है कि आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या करने का प्रयास दंडनीय है। लेकिन क्यों दंडनीय है? क्योंकि यह जो अधिकार है, आर्टिकल 21 का जो अधिकार है, वह हमें दैनिक स्वतंत्रता तथा प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब समझिएगा कि भारतीय संविधान में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या चीज का प्रावधान है? उसमें आपका जो प्रावधान है, वह प्रावधान क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जीने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। तो जीने का अधिकार का जो स्वतंत्र अधिकार है, जो भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का जो अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो भारत में कितने फंडामेंटल्स राइट्स हैं? टोटल कितने फंडामेंटल्स राइट हैं? जल्दी बताइए। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है यहां पे। तो फंडामेंटल्स राइट्स कितने हैं? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और 6 जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं उसमें क्या है कि अलग अलग अनुच्छेद का वर्णन है। पहला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितना से? 19 से 23। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 तक, 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। आर्टिकल 23 से 24 दो आर्टिकल है। आर्टिकल 23 से 24 किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। मतलब आपको का शोषण नहीं किया जा सकता है। शोषण का विरोध, शोषण का विरोध या शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिलता है वह आर्टिकल 23 और 24 से मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार किससे मिल गया? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार फिर 25 से 28 और फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या है? स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा और सांस्कृतिक जो आपका जो पहलू है उसका अधिकार मिलता है। ठीक है, तो यह हो गया 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही थी। अगला चलते हैं, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या कहलाता है? फोर्थ स्टेट यानी
चतुर्थ स्तंभ, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता समिति और प्रेस। इसका आंसर आप सभी को पता है, जी हां बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं। और चौथा स्टेट यानी फोर्थ स्टेट प्रेस को ही बोला जाता है। प्रेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थ फोर्थ स्टेट जो बोलते हैं वह हम लोग किसको बोलते हैं? प्रेस को ही। तो संविधान की जो चौथी इकाई है, लोकतांत्रिक जो सरकार होता है, जहां भी लोकतांत्रिक सरकार है उसका जहां गठन किया गया है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेस को ही क्या बोलता है? फोर्थ पिलर बोला जाता है। चौथा खंभा पत्रकारिता को या प्रेस को या समाचार पत्र को कहा जाता है या न्यूज चैनल को कहा जाता है। क्यों न्यूज चैनल को कहा जाता है? क्योंकि जो चौथा खंभा है वह क्या करता है कि इंडिविजुअल रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से इस सरकार के कार्यों का, क्रियाकलापों का अवलोकन करता है और उसको प्रसारित करता है। उसको क्या करता है? प्रसारित करता है। इसलिए सरकार का या फिर संविधान का जो चौथा अंग है उसको प्रेस को कहा जाता है। प्रेस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑब्जर्वर का काम करता है। क्या चीज का काम कर रहा है? ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। तो यह जो वर्ड आया, चौथा खंभा का जो वर्ड आया, वह अमेरिका से आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको चौथी संपत्ति या चौथा स्टेट या प्रेस जिसको भी बोल रहे हैं उसको क्या किया गया? डिनोट किया गया या उसको क्या किया गया? बोला गया कि हाँ यह चौथा संपत्ति है और इसकी स्थापना 1837, यही सब है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो उस समय क्या था कि 3 तंत्र थे। उस समय जब 1837 की बात हो रही है, सन 1837 की बात हो रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका की बात हो रही है। उस समय पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे और तीसरा आम लोग थे। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग यानी पादरी वर्ग, समझ रहे हैं? पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे और आम लोग थे। ठीक है, पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, जो आम जनता थे यानी आम पब्लिक जो थी, वह 3 पिलर थे। उस समय जब 1837 की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो यह क्या था? उसी में चौथा स्टेट की जब बात की गई तो इसमें क्या किया गया? प्रेस को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? प्रेस को जोड़ा गया। ठीक है, प्रेस को जोड़ा गया किस समय? 1837 में। और यही आधुनिक लोकतांत्रिक जीवन की अगर बात करें तो चौथा स्तंभ क्या हो जाता है? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो प्रेस को बोला जाता है, क्योंकि यह कुछ नहीं, एक ऑब्जर्वर की तरह क्या करता है? समीक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग अपना क्या है? वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और गृह मंत्री को। किसको सौंपेगा? संघ लोकसभा का आयोग जो है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? तो यह डायरेक्ट क्या करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना राष्ट्रपति को क्या करता है? डिनोट करता है। और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। यह भी संघ लोक सेवा आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसमें क्या किया गया कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 14वें भाग में, कौन से भाग में इसका प्रावधान है? संविधान के भाग 14th में खंड की कौन सा 14वें भाग में यूपीएससी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 308 से 302, अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323 में यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। क्या कब से कब तक? संविधान सभा के अनुच्छेद आर्टिकल 308 से 323 में क्या किया गया है? इसके बारे में घोषणा किया गया है। किसके बारे में? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो भी नियम कानून है वह आर्टिकल 308 से 323 में वर्णन किया गया है। भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। और इसमें क्या क्या चीज का वर्णन किया गया है कि कैसे नियुक्ति होगी, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, पदमुक्ति कैसे होगा, क्या क्या स्वतंत्र रूप से कार्यभार करेगा, कार्य और शक्तियों के बारे में व्याख्या किया गया है आर्टिकल 308 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। अब देखिए कि क्या होगा कि कुल सदस्य जो होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। सबसे पहला बात क्या किया गया कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष का होगा और 10 सदस्य होंगे। लेकिन
जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है यह विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की गई है। एक अध्यक्ष होगा, 10 सदस्य होंगे, लेकिन सदस्यों की संख्या जो है निश्चित नहीं की गई है। तो जो गवर्नमेंट बॉडी होती है वो अपना इस सदस्यों का निर्वाचन करती है और चुनाव करती है, लेकिन प्रावधान यही है कि इसके जो आधे सदस्य होंगे, 50% जो सदस्य होंगे वह मैक्सिमम 10 साल तक के एक्सपीरियंस वाले होंगे। जो सरकारी विभाग में, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, उनका क्या होगा, ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। 50% लोगों की संख्या जो होगी वह इतनी होगी, जो 10 साल का जो है कार्यभार, जो 10 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। क्या चीज में? केंद्र सरकार के कार्यों में, केंद्र सरकार के विभाग में या राज्य सरकार के विभाग में इनका कार्यकाल इन्होंने 10 साल पूरा किया होगा, वही इसके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यो 50% जो सदस्य होंगे ऐसा होगा। ठीक है, तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति को। किसको प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? तो राष्ट्रपति को हो जाएगा। चलिए आगे फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग यानी सीमा को मैनेज करना, बॉर्डर। बॉर्डर किसके अंतर्गत आएगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा बॉर्डर? तो बॉर्डर क्या है कि अलग अलग राज्यों का क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कनेक्टिविटी रहता है। तो यह जो है कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आएगा? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत आएगा। और अभी कौन होम मिनिस्टर है? अभी तात्कालिक होम मिनिस्टर का नाम आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, गृह मंत्रालय क्या करता है? गृह मंत्रालय राज्य के संवैधानिक अधिकारों में, राज्य के संवैधानिक जो अधिकार है उसमें दखल नहीं देता है और बिना दखल दिए राज्यों की सुरक्षा, शांति और सौहार्द, मतलब सुरक्षा प्रदान करेगा और शांति की व्यवस्था करने का काम किसका है? गृह मंत्रालय का। राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना और शांति का माहौल कायम करना या शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम गृह मंत्रालय का काम है। और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है गृह मंत्रालय। तो ऑब्वियस सी बात है कि गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन विभाग क्या करेगा? केंद्रीय मंत्रालय जो होगा वह सीमा प्रबंधन विभाग कौन देखेगा? गृह मंत्रालय देखेगा। तो चलिए अब इससे ज्यादा डिस्कशन इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जो उसका विभाग नहीं है। मतलब जो मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय में, इस मंत्रालय में नहीं आता है, वह कौन सा विभाग है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर नहीं आता है? तो एक ऐसा विकास मंत्रालय है जो क्या है कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा आरंभिक शिक्षा और साक्षरता शिक्षा है, ये भी क्या लिखा हुआ है? शिक्षा लिखा हुआ है। ये भी क्या लिखा हुआ है? शिक्षा लिखा हुआ है। यह वाला स है, यहां पे यह है ये। चलिए, आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। तो देखिए कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पे कि पहले जो था महिला और बाल विकास विभाग, जो पहले था महिला और बाल विकास विभाग, वह किसका पार्ट था? मानव संसाधन विकास का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही अंदर आता था महिला और बाल विकास विभाग। लेकिन 30/1/2006 से 30 जनवरी 2006 से इसको एक अलग मंत्रालय में बदल दिया गया है। किसको? महिला और बाल विकास विभाग को एक अलग क्या चीज कर दिया गया? मंत्रालय बना दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? एक अलग डिवीजन बना करके इसको अलग कर दिया गया। नहीं तो ये पहले किसके अंतर्गत आता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था महिला एवं बाल विकास विभाग। और महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में कब की गई थी? इसका जो निर्माण किया गया था, यह विभाग का जो निर्माण अस्तित्व में आया था 1985 में। 1985 में यह विभाग
की स्थापना की गई थी। 1985 में इस विभाग की स्थापना हुई थी और उसके बाद क्या किया गया इसको 1985 में, और उसके बाद 30 जनवरी 2006 को इसको क्या किया गया, अलग कर करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यहां दो वर्ड आते हैं, महिला और बाल, यही दोनों का क्या करेगा, महिला और बाल का विकास करेगा और बच्चों के और महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रोत्साहन करने का काम करेगा। और लेकिन मानव शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय मुख्यतः शिक्षा पर आधारित रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके अंदर है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग इसके अंदर है, उसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग भी इसके अंदर आएगा। चलिए 15 नंबर हो गया हमारा। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रसारित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संस्था थी उसको क्या कहते हैं हम लोग, संविधान सभा। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन के अगुवाई में, कैबिनेट मिशन की अगुवाई में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा का जो क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। और कब हुआ था, 1946 को किया गया था। इसका निर्माण जो हुआ था, कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का निर्माण किया था, 1946 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन की अगुवाई में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसको कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, स्वीकृति मिल गई। 1949 को, 1949 को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई। भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी और संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर 17। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, 22, 23, 24, 25। क्या होगा करेक्ट आंसर, 22, 23, 24, 25। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25। भारतीय संविधान में कितने भाग है, 25 भाग है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में करंट टाइम में केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और इसको 25 भागों में विभाजित किया गया है। 470 क्या है, 470 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं टोटल, 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 470 अनुच्छेद और एक चीज छूट रहा है, उसका क्या नाम है, 12 अनुसूचियां। लेकिन निर्माण के समय, निर्माण जब हुआ था तो निर्माण के समय 325 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में विभाजित था, 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 22 क्या थे, भाग थे और 395 क्या हो गया, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 395। अभी कितना अनुच्छेद है, 470। अभी कितना अनुच्छेद है, 470। 22 भाग है और अभी 25 भाग है और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां कितना हो गया, 8। और अभी करंट कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। 12 कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए, यह हो गया संविधान के बारे में। भारत संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। डी नंबर करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद द्वारा या संविधान सभा के द्वारा। अभी हम लोग करेक्ट आंसर अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था,
अपना लिया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपना लिया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया था। यह जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था, किस लिए किया गया था? भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया था। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली का पहला पिलर बोल सकते हैं, जो रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कौन सा? 1925 में 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? चलिए कमेंट करके बताइए। 1925 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1925 में किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा बिल पारित किया गया? कौन सा बिल आया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया और इसमें क्या किया गया? संवैधानिक प्रणाली के बारे की रूपरेखा के बारे में, जो पिलर के बारे में बात कर रहे थे, वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। और आगे चल करके यही क्या हुआ? संविधान सभा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण हुआ। चलिए यह हो गया। अब 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? मंजूरी मिल गई और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, फिर लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? मौलिक अधिकार देने की बात हो रही है आयु 6 से 14 वर्ष के आयु के लोगों को। कौन से आयु वर्ग के लोगों को? 6 से 14 वर्ष के लोगों को। 6 से 14 वर्ष के लोगों को क्या है? शिक्षा देने की बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष के लोगों को शिक्षा देने की बात हो रही है। और कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य, दो तरह की शिक्षा है कि शिक्षा निःशुल्क भी होनी चाहिए और मैंडेटरी है, अनिवार्य होनी चाहिए। और यह किसके संशोधन में? 86 का संशोधन जो आया था, 86 का जो संशोधन आया, 86वां संशोधन जो आया, उसी में क्या हो गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और यह जो संविधान 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वह 2000 ईस्वी में हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ था? 2002 में हुआ था। यह जो हुआ था कब हुआ था? 2002 में यह संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में 46वां संशोधन हुआ था, 86। उसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A की बात हो रही है, अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो भी है संशोधन जो हुआ 21A में, संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। 2002 में अमेंडमेंट आया था। कब आया था? 2002 में यह अमेंडमेंट आया और इसमें क्या बोला गया कि जो बच्चे होंगे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जो फंडामेंटल्स राइट, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है, जो हमारा 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक शिक्षा का भी अधिकार है। ठीक है, तो उसी को यहां पे क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है। यह क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो ठीक है मित्रों, तो आप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ज्ञानतु की टीम आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब जोर लगाते रहिए और एक सीट रिजर्व करके रखिए। अपने लिए एक सीट रिजर्व करके रखिए। बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको मिस मत करिए। चलिए धन्यवाद।